हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। और अब तक की हमने वीडियो में फर्स्ट बुक के बहुत सारे लेसन्स हमने कवर कर लिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो में क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है पिछले चैप्टर्स की, तो आप जाकर वो देख लीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर पर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे और उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको इस वाले पीडीएफ के जरिए। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक पड़ता है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आखिर इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो हमें जानना है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो पूरा का पूरा जो विश्व है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आज के समय में आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अभी जो चल रहा है वो नवंबर का मंथ चल रहा है और पूरा ये एंडिंग है, 30 तारीख है नवंबर की, और अभी भी जो सर्दियां हैं वो नहीं आई हैं। और ये एक छोटा विषय नहीं है, काफ़ी ही गंभीर विषय है कि अभी के समय में आपका जो क्लाइमेट है वो कितने गलत तरीके से बदल चुका है और वो पहले जैसा नहीं रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वही जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। और इसको लेकर के अवेयरनेस की जो बात है इस चैप्टर में करी गई है। इस चैप्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि आखिर जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो क्यों है, क्योंकि ये चिंता का विषय क्यों है। सबसे पहले तो हमें यही जानना है, क्या है ये चिंता का विषय क्यों है। तो सबसे पहला टॉपिक ही क्या है आपका कि सबसे पहले आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर हमारे पास जो भी अनाज आता है वो किसान ही उगाते हैं, ठीक है। और हमारी पूरी पृथ्वी पर क्या हुआ है, धीरे धीरे करते करते जो कल्टीवेबल लैंड होती है ना वो खत्म होती जा रही है। उनके अंदर की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है, जो कि एक गंभीर विषय है समस्या का कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो कृषि लायक ना रहें। और इसकी वजह से क्या होगा कि मानव के ऊपर काफ़ी बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। दूसरा क्या हो रहा है कि पानी की दिक्कत काफ़ी बड़े स्तर पर है। कम से कम 663 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास ये समझिए कि सेफ वाटर नहीं है। आपको अगर अफ्रीका का एग्जांपल पता होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उनमें अधिकतर देशों में पीने के पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी देखी जाती है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो आपके फॉरेस्ट हम जो आज के टाइम पर कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट हो गया या फिर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारे जो आपके जीव जंतु हैं वो अब लुप्त हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पूरे विश्व में क्या है कि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर एक व्यक्ति नहीं रहा तो फिर दूसरा व्यक्ति भी खत्म हो सकता है। आपको इस तरीके से समझना है। तो तीसरा जो चिंता का विषय है वो क्या आपका कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर है इसको भी काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई जा चुकी है हमारे द्वारा। और ओजोन लेयर क्या करता है, हमें सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। और ये भी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें अब छिद्र होने लग गए हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो सीधा पृथ्वी पर आ सकती हैं। लास्ट है आपका, इन सब चीजों को लेकर के हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लोबल एफर्ट्स करना पड़ेगा। और इसी के लिए हमें इस चैप्टर को समझना है कि आखिर जो अलग अलग देश हैं वो उन्होंने कौन कौन से एफर्ट्स लगाए हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो हमारा चिंता का विषय है वो कौन कौन सा है एनवायरमेंट के जरिए, ठीक है। तो एक है कल्टीवेबल लैंड, फिर सैनिटेशन यूज एंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी और ओजोन डिप्लेशन सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ चिंता के विषय जो कि एनवायरमेंट के प्रति हैं। अगला जो आपका है द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है, देखिए नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब एक तरीके से समझना है आपको साझा, यानी कि ऐसी चीजें कौन कौन सी है जो सबकी है। तो यहां पर देखिए जो आपका एटमॉस्फेयर है वो सभी का है, एटमॉस्फेयर वातावरण। और जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो ठीक इधर जो साउथ वाला इलाका पड़ता है, इधर ये जो बर्फ की मतलब
जो चादर लपटी हुई एक तरीके से, उसको अंटार्कटिका कहते हैं। इसके अलावा जो ओशन फ्लोर है वो सभी का है, और जो आपका आउटर स्पेस है पृथ्वी के बाहर का, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी हमारा एक ग्लोबल कॉमन्स है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये है कि इन सभी चीजों पर सभी का अधिकार है, ठीक है। कोई एक देश जो है इसके ऊपर अपना दावा नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी आज के टाइम पर चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक तरीके से इसका बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है, और इसको हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो सभी के लिए है, और मान लीजिए एक देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, पॉल्यूशन करता है, या फिर अपने यहाँ पर प्लास्टिक को जलाता है और ऐसी गतिविधियाँ करता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर खराब हो जाए, तो ओजोन लेयर में अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसका इफेक्ट किसको देखना पड़ेगा, संपूर्ण मानव जाति को देखना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार से कि अगर हम अपने ग्लोबल कॉमन्स को नहीं बचाएंगे तो संपूर्ण मानव जाति के ऊपर ये खतरा बन सकते हैं। इसीलिए एटमॉस्फेयर को भी बचाना जरूरी है। अंटार्कटिका में जो बर्फ है, बर्फ आज के टाइम पर पिघलने लगी है, ठीक है, और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि जो अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघलती थी, क्योंकि जो आपका वो था ना क्लाइमेट, वो काफी बढ़िया तरीके से चलता था। बट आज के टाइम पर पृथ्वी का जो तापमान है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इस बार तो सबसे ज्यादा गर्मियां भी पड़ी थी। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है हमारी एनवायरनमेंट को लेकर के, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं सोचा, इसके बारे में हमने कुछ निर्णय नहीं लिए, तो हो सकता है कि ये जो पृथ्वी है आपकी खत्म हो जाए। खैर, यहां पर कुछ एग्रीमेंट किए गए थे इन चीजों को लेकर के। पहला जो एग्रीमेंट है आपका वो है अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, तो 1959 में क्या हुआ था कि जो अंटार्कटिका है इसको बचाने के लिए ट्रीटी हुई थी कि इसके ऊपर हमें काफी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जैसे कि आपने मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो देखी होगी, मिस्टर बीस्ट जो है अंटार्कटिका जाता है, और वहां पर जब जाता है वो, तो उस बात का वो पूरा ध्यान रखता है कि वहां पर कोई कचरा वगैरह ना फैल जाए, या फिर जो भी वो उसने सामान वहां लेकर गया था उसको वापस वो लेकर के आता है। तो यही तो अवेयरनेस फैलाई गई, किसके जरिए, अंटार्कटिक ट्रीटी के जरिए। देशों को भी बोला गया कि हमें इसको बचाना है। ऐसे ही जो एक ट्रीटी है आपकी वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, मॉन्ट्रियल जो आपका है ये एक नाम है जो कि कनाडा का एक शहर था, और वहां पर एक समिट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, ओजोन लेयर को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के मतलब संधि हुई थी, और देशों को बुलाया गया था ताकि वो इसकी समस्या को समझ सके और इसके ऊपर ध्यान दे सके। तो ये हो गए कुछ ग्लोबल कॉमन्स के एग्जाम्पल, और इसको लेकर के दिक्कतें क्या क्या हो गई वो, और इसको सॉल्व कैसे करा जा रहा है। अभी जो है एक अंटार्कटिक ट्रीटी हो गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट ये दो आपके लिए काफी हैं एग्जाम में लिखने लायक। चलिए अगला टॉपिक है आपका कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने जाना कि आपके पास क्या है, बहुत सारे जो एनवायरनमेंट हो गया, आउटर स्पेस हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, ये चीजें क्या हैं, ये आपकी कॉमन है। लेकिन क्या इसके ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको बचाने की, वो हम सबकी बराबर है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबकी अलग अलग है। जो नॉर्थ के देश हैं वो डेवलप्ड देश हैं, और इन्होंने समझिए सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी को क्षति पहुंचाई है, तभी वो इतना ज्यादा आगे हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सभी को बराबर रूप में ही एक तरीके से उसको ध्यान देना चाहिए, या फिर उसको बचाना चाहिए। यानी कि ओजोन लेयर पर सभी देशों को मिलकर के बराबर मात्रा में ही उसको बचाने का काम करना चाहिए। अंटार्कटिका पर ही ऐसी पर्यावरण को लेकर के, तो क्या बात ये सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पर पर्यावरण को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, उसको क्षति पहुंचाई, और अपना तो वो डेवलप हो गए। अब बात किन की आई, जब साउथ के रीजन से देशों की आई, तो उनको वो कह रहे हैं कि भाई अब आप अपना विकास मत करो, पर्यावरण को बचाओ। तो ऐसे तो वो देश पीछे हो जाएंगे और ये तो डेवलप हो गए। तो ये एक दिक्कत चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, कि नॉर्थ वाले कहते हैं कि सभी को बराबर क्या करना है, बराबर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बचाने को। बट साउथ वाले क्या कहते हैं, साउथ वाले ये कहते हैं कि भाई हमने तो अभी अपना विकास ही नहीं किया, और ये जो भी दिक्कतें आई हैं वो डेवलप कंट्री की वजह से आई हैं। तो आप ये समझो कि जो देश आज के टाइम पर जितना ज्यादा आगे है, उसने उतनी ही ज्यादा क्षति पहुंचाई हुई है पर्यावरण को। ठीक है, इसको लेकर के दो एग्रीमेंट हुए। एक हुआ आपका रियो समिट। रियो समिट जो आपका है 1992 में हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। अर्थ समिट जो आपका है वो रियो दी जेनेरियो में हुआ था। रियो दी
जनेरियो, जो कि आपका ब्राजील, जो एक आप देश आपको पता होगा, उस ब्राजील देश में ये समिट हुआ था। और इस जो रियो समिट है इसके अंदर बात करी गई थी कि जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, एमिशंस है, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी पृथ्वी का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। जो दूसरा है आपका वो है क्योटो प्रोटोकॉल। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया और चाइना को थोड़ी सी रियायत दे दी गई, छूट दे दी गई थी, क्योंकि ये जो देश थे अभी स्टार्टिंग में ही आजाद हुए थे, तो इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाना कि भाई आप भी जो एमिशन है वो कम करो, तो दिक्कत हो जाती है इनके लिए, फिर ये अपना विकास ही नहीं कर पाते। हालांकि जो डेवलप कंट्री थी उनको बोला गया कि आपको अभी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ओके, तो ये क्या है आपके, ये जो आपके ग्लोबल कॉमन्स हैं उसको लेकर के अलग अलग जो देश है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 नंबर पे क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि हमारे पास साझी जो विरासत है, क्या उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है सबकी बराबर है। तो इसी का आपको आंसर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको नॉर्थ बताना पड़ेगा और थोड़ा साउथ बताना पड़ेगा, और ये समिट्स को लेकर के बताना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपने देखा कि यहां पर इंडिया और चाइना को क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उतनी ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई गई है, और अगर इनके ऊपर आप बोलते, दबाव बनाते कि भाई आप भी क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन करो, तो नॉर्मल सी बात है ये कि ये अपना फिर विकास ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये एमिशन करना ही पड़ेगा, तभी आप अपना विकास कर पाओगे। मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो जाता है ये। खैर चलिए, अगला क्या है आपका, इंडियाज रोल इन एनवायरमेंटल इशू। भारत जो है वो पर्यावरण जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के क्या निर्णय लेता है, क्या कदम उठाता है, हमें वो देखना है। सबसे पहला आपका ग्लोबल पार्टिसिपेशन। ग्लोबल पार्टिसिपेशन क्या है कि जो भी समिट होते हैं संपूर्ण विश्व में, मान लीजिए कोई संधि वगैरह हो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल ही हो गया, स्टार्टिंग में तो इंडिया को मना कर दिया गया था, बट बाद में इंडिया ने कब ज्वाइन कर लिया इसको, 2002 में ज्वाइन कर लिया कि ठीक है भाई अब से हम भी जो भी एमिशन है, गैस एमिशन है, उस पर कंट्रोल करेंगे। यहां पर अभी मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में उसको छूट दी गई थी, बट बाद में इंडिया ने क्या किया, इस चीज पर साइन कर दिया, तो ये ग्लोबल पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा। इसी के साथ में जो G8 की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी इन सब बातों का जिक्र किया गया, और ऐसे ही बहुत सारे वो होते रहते हैं संधियां। एक और है आपका जिसको पेरिस संधि जो आपकी हुई थी, उसमें भी पेरिस ट्रीटी कहते हैं इसको, जो पेरिस ट्रीटी आपकी हुई थी इसके अंदर भी जो इंडिया है वो मतलब इसने इसको ज्वाइन किया कि हाँ भाई हम भी मिलकर के पर्यावरण को बचाएंगे। तो ये तो हो गया आपका ग्लोबल रूप में इंडिया क्या कर रहा है। अब बात करें डोमेस्टिक के रूप में, तो डोमेस्टिक में इंडिया क्या करता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि भारत में ये वाला उसने एक्ट लागू किया कब, 2001 में, जिसके जरिए लोगों को एक तरीके से क्या करना, जागरूक करना कि आपको बिजली बचानी है। अब बिजली हमें क्यों बचानी है, देखिए बिजली जो बनती है ना वो अलग अलग माध्यमों से बनती है। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप बिजली बनाते हैं तो पर्यावरण में मतलब क्या होता है, गैसेस बनती हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। तो इसीलिए कहा गया कि आप जितनी ज्यादा बिजली कम यूज करेंगे हम उतनी बिजली कम बनाएंगे, है ना। तो बिजली अगर आप कम बनाते हो न्यूक्लियर प्लांट से, या फिर मान लीजिए आपने कोल से बनाई, तो इन सबको जलाना पड़ता है, और इससे जो धुआं बनता है उससे क्या होता है, उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। तो जितना हम कम बिजली को उपयोग करेंगे उतनी हमें कम बिजली की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम कम बनाएंगे, और इसीलिए ये एक्ट लागू किया गया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये भी क्या कहते हैं बिजली को लेकर के था कि भाई आपको एक, आपने और सुना एग्जाम्पल, मैं आपको उस एग्जाम्पल सही समझाता हूं कि आपने दिल्ली में सुना होगा कि दिल्ली में बोला जाता है कि अगर आप 150 यूनिट से, हालांकि अभी पता नहीं कितना है बट एग्जांपल के लिए हम ये दें कि अगर आप 150 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजली बिल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ना जीरो मत समझा करो कि हमें पैसे नहीं देने पड़े, आपको यहाँ पर ये समझना है ना कि सरकार क्या चाहती है कि हम कम बिजली का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम कम करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में तो एक तो ये रह गया कि भाई पैसे ना देने पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे 150 से कम करेंगे। आप जितना कम करोगे उतना ज्यादा फायदा है ना एक तरीके से, कि हमें बिजली कम बनानी पड़ रही है। तो ये भी एक मतलब ये रोल ही है गवर्नमेंट का कि वो लोगों को जागरूक करती है बिजली को लेकर के। और आपने अक्सर बहुत सारे क्या देखे होंगे, एड्स वगैरह देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि अगर आप किसी रूम में हैं और आप अकेले हैं तो उस रूम में ना बैठकर किसी उस रूम में आप काम कर लीजिए जहां पर और भी लोग हैं, ताकि उस रूम की जो लाइट है वो आप बचा सकें। ऐसे पानी को बचाने की बात करी जाती है। तो ये सब क्या है, इंडिया के कुछ एनवायरमेंटल इशू को लेकर के रोल है कि उसने कैसे इस चीज को टैकल कर रखा है। इसके अलावा इंडिया बाकी जो
डेवलप नेशन हो गए, जो काफ़ी बड़ी बड़ी शक्तियां हो गई, उनको ये भी बोलता है कि भाई जो हम जो छोटे देश हैं, एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री हैं, इसके लिए आप फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो ताकि हम इन सब चीज़ों पर कार्य कर सके, क्योंकि उन लोगों ने तो कर लिया, वो तो विकास हो गए, मतलब विकसित हो गए, बट अब हमारी बारी है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो बहुत सारा पैसा लगेगा ना, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो इंडिया के मांगते तरीके से प्रपोजल देता है डेवलपिंग नेशंस को कि भाई इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए ताकि ये लोग एनवायरनमेंट को सही से प्रोटेक्ट कर पाएं। तो ये हो जाएगा आपका भारत का रोल किस चीज को लेकर के, एनवायरमेंटल इशू को लेकर के। इसके अलावा अगर आपको ये पॉइंट्स याद ना रहे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि भारत कैसे जो भी पर्यावरण है उसको बचाता है। इसमें आप पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं, बिजली के बारे में बता सकते हैं, पानी के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें इंडिया जो है एक की रोल प्ले कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के प्रति। चलिए अगली हेडिंग क्या है आपकी? अगली हेडिंग है एनवायरमेंटल मूवमेंट। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब क्या है? देखिए पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है एनवायरमेंटल मूवमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मूवमेंट चलाए गए उनको एनवायरमेंटल मूवमेंट कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एग्जांपल में इंडिया है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, ये जो 3 देश यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये 3 देश ऐसे हैं, मतलब और भी देश हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही हैं, और भी देश हैं जहां के लोगों ने क्या करा, यहाँ के लोगों ने एक सेकेंड, हाँ, यहाँ के लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आंदोलन किए। एग्जाम्पल के लिए आप सभी को पता होगा कि एक आंदोलन हुआ था आपका चिपको मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। वहां पर क्या हुआ था कि वहां की जो फीमेल्स थी उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए उनसे वो चिपक गई थी, इसलिए उसको चिपको मूवमेंट कहते हैं। तो वहां पर क्या आपको क्या दर्शाया गया कि वहां पर जो पर्यावरण है उसको बचाया जा रहा है। ऐसे ही ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में क्या है, ब्राजील में सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, अमेजन, ठीक है, अमेजन जो है उसको बचाने के लिए मूवमेंट चला गया। ऐसे ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में जो भी आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए चलाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक यहां पर मूवमेंट और है आपका जो कि भारत में हुआ था, एंटी डैम मूवमेंट, की डैम को ना बनाए। डैम मतलब क्या होता है, बांध। जब हम किसी नदी के ऊपर बांध बनाते हैं एक तरह से उसके पानी को रोकने के लिए, तो वो है। तो ये जो नर्मदा बचाओ आप आंदोलन देख रहे हैं, ये भारत में ही हुआ था। नर्मदा नदी पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते थे, लेकिन इसका बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। क्योंकि बांध बनाने से क्या होता है ना कि एक तो इकोसिस्टम खराब होता है, क्या होता है, इकोसिस्टम खराब होता है क्योंकि आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी, और दूसरा उस बांध के बजाए जाने की वजह से वहां के जो आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं उनको वो जगह छोड़नी पड़ जाती है। और इसी को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, कहां पर, भारत में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जो कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने मन से कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अपने आप से बना करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि पानी को लेकर के लिख सकते हैं, जंगल को लेकर के लिख सकते हैं, भारत में जो ये मूवमेंट हुआ इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक क्या भाई, इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट। अब हम बात क्यों कर रहे हैं इंडिजिनस की? देखिए पहले तो इंडिजिनस को समझ लीजिए। इंडिजिनस का साफ साफ मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी। मूल निवासी कौन होते हैं, मूल निवासी वो लोग होते हैं जो एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से रह रहे हों, मतलब 10 साल 20 साल नहीं, बहुत लंबे समय से, मतलब उनके पूर्वज भी वहीं पे रहे हों। जैसे कि मान लो मैं अपने आप को कहूँ कि मैं यहाँ भारत का मूल निवासी हूँ और मेरे बहुत सारे जो वो थे पूर्वज थे वो यहीं के थे, तो मैं कहला जाऊँ कि हाँ भाई मैं मूल निवासी हूँ। ये नहीं है कि 10 साल से कोई आ गया और उसने बोला कि मैं मूल निवासी हूँ, तो वो ऐसा नहीं होता। तो मूल निवासी जो लोग थे उनके राइट्स की बात हो रही है। देखिए मूल निवासी जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर कहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक तरीके से वैसे तो हर देश में आपको मिल जाएंगे, बट मूल निवासी जो होते हैं एक तरीके से मान लीजिए आदिवासी की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। आदिवासी जो लोग होते हैं उनका संपूर्ण जीवन कहाँ बीतता है, वो जंगलों में बीतता है, क्योंकि वो जंगल में ही अपना जीवन बसर करते हैं और स्टार्टिंग से ही वहीं पर रहते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भी देश होते हैं ना वो जंगलों को खत्म कर रहे हैं, जंगलों को हटा करके वहां पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि इनका जो जीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनको वहां से हटना पड़ेगा, इनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और ये सोचो आपकी ये प्रकृति के असली मालिक हैं। इंडिजिनस पीपल कौन है, प्रकृति के असली मालिक हैं। तो क्या इनको हटाना सही बात है? तो बिल्कुल गलत बात है ये, कि इनको आपको नहीं हटा सकते हैं आप। तो इसीलिए ये लोग अपने राइट्स की बात करते हैं और इसके लिए बहुत सारे अधिकार भी बनाए गए हैं। भारत में भी बहुत सारे एक्ट हैं जो
आदिवासी हो गए आपके या फिर मूल निवासी जो लोग हो गए, उनको वहाँ की जो संस्कृति है उनको बनाए रखने में संरक्षण प्रदान किया जाता है कि आप जो हैं इस क्षेत्र में ही रहेंगे, ठीक है, और इन जंगलों को हटाया नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ क्या है, ये कुछ मतलब रोल है इंडिया के जरिए कि जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, और इसीलिए ये लोग भी मूवमेंट चलाते रहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो हमसे ना छीना जाए। चलिए इस चैप्टर के कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जिसको आप पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, जो कि कहां पर हुआ था, रियो दी जेनेरियो में, और रियो दी जेनेरियो कहां पड़ता है आपका, ब्राजील में। अगला आपका है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, जो अर्थ समिट हुआ था उसी अर्थ समिट में एक लिस्ट लेकर के आई गई थी कि हमें किस तरीके से जो हमारा एनवायरमेंट है हमें कैसे उसको बचाना है, तो वो एक लिस्ट है एजेंडा 21 की। अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी बता दूं मैं आपको, तो क्योटो अगर आप नाम देखते हैं तो क्योटो जो पड़ता है आपका वो एक जापान का शहर है, ठीक है, और इसी जापान के शहर में क्योटो प्रोटोकॉल संधि कराई गई थी। लोगों जो भी देश थे उनको लाया गया था ताकि वो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको क्या कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, ताकि हमारा जो पर्यावरण है उस पर उतना ज्यादा दिक्कत वगैरह ना आए, वो खराब ना हो। अगला है आपका UNFCCC। ये फ्रेमवर्क है एक तरीके से किसको लेकर के, हमारे क्लाइमेट को बचाने को लेकर के। अब ये जो आपका UNFCCC आप देख रहे हैं ना, ये यूएन की ही एक वो है, क्या कहते हैं उसको, UNFCCC। जैसे कि आपने यूनाइटेड नेशन में पढ़ा था ना, ILO पढ़ा था, यूनिसेफ पढ़ा था, तो वैसे ही करके उसी की एक ये क्या है, उसी का एक अपना संगठन है UNFCCC, जो कि काम करता है किसको लेकर के, क्लाइमेट को बचाने को लेकर के। अगला है आपका इंडिजिनस पीपल, तो वही है नेटिव कम्युनिटीज विद यूनिक आइडेंटिटीज एंड राइट्स। खैर आपको यहीं पे समझ लेना है कि इंडिजिनस पीपल कौन है, तो मैंने आपको बताया मूल निवासी जो एक ही स्थान पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं, और उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड ये है कि उनको उनकी जगह से नहीं हटाया जाए, जंगलों को नहीं हटाया जाए, और उनके राइट दिए जाएं कि उनकी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जंगलों को नहीं हटाया जाएगा। खैर वो भी काफी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं पृथ्वी को बचाने में, क्योंकि वो पृथ्वी को देवता के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से ही वहां पर रह रहे हैं। खैर ये की टर्म्स हो गया। अब चलते हैं इन क्वेश्चंस पे इस चैप्टर के, जो पिछले टर्म में या फिर उसके पिछले टर्म में आए हुए थे, ठीक है। चलिए कुछ संधियां हैं वो भी पहले देख लेते हैं, कौन कौन सी संधियां थी। देखिए 1959 में आपका हुआ था अंटार्कटिका ट्रीटी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वही है कि जो आपका अंटार्कटिका है उसको हमें काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और उसको बचा करके रखना है। 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर है, और यहाँ पर ये जो संधि है वो किस लिए हुई थी, ओजोन लेयर को लेकर के हुई थी, ओजोन लेयर को बचाने को लेकर के। 1991 में कौन सी संधि हुई थी, 1991 में हुई है अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। तो ये भी एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल को ही लेकर के है, कहां के, अंटार्कटिका से जुड़ी हुई। तो ये दो हो गई। तीसरी आपकी है जून 1992 की, जो कि आपका अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो, और यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी कि यानी कि हमें जो विकास करना है वो सतत पोषणीय रूप से करना है। कौन से रूप से करना है, सतत पोषणीय, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है उसको हम ध्यान में रख करके विकास करें। अगला आपका 1997 में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि आपका जापान में हुआ था, और इसमें जो गैसेस हैं उनके एमिशंस को कम करने की बात करी गई थी, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं। 2001 है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जो कि इंडिया का है आपका, टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कंजप्शन इन इंडिया। अब ये जो करा रहा हूं ना आपको मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं केवल MCQ में, ठीक है। इस चैप्टर का जो भी MCQ होता है उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका इंडिया रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो है इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में उसको मना किया ना कि अभी आपके ऊपर दबाव नहीं बना जाएगा, अभी आप इसको ज्वाइन मत करो, बट बाद में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था अगस्त 2002 में। और अगला है यही वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो कि 2003 में इंडिया ने ज्वाइन किया था, सॉरी इंडिया ने अपने देश में लागू किया था। 2005 में G8 की मीटिंग होती है, किसको लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के और एनर्जी को बचाने को लेकर के।
अगला है आपका 2 अक्टूबर 2016 और इसमें है इंडिया रेटिफाइड पेरिस एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट को भी इसने क्या किया, रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको छूट दी जाती है कि अभी आप इसको ज्वाइन मत करो, बाद में आप ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर जो दो आपको रेटिफाइड दिख रहा है ना, आप ये रेटिफाइड हो गया या फिर ये रेटिफाइड हो गया, तो पेरिस एग्रीमेंट पहले से चला आ रहा था, बट इंडिया को स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला गया कि अभी हम आपको ज्वाइन करने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी आपके देश का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो इसीलिए छूट मिलती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में किसको छूट मिली थी, इंडिया को और चाइना को। इंडिया ने अपना इसको वापस कब ज्वाइन किया, 2002 में। ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट को उसने कब ज्वाइन किया, 2 अक्टूबर 2016 में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके की टर्म्स। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका जो पिछले एग्जाम में आया था, 2023 में ही आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन्स। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो हर एक वर्ड को पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, इसको जल्दी से पढ़ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल कॉमन, ये पढ़ लेंगे, नॉट छोड़ देंगे, वो भूल जाते हैं, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को काफी बारीक तरीके से आप देखा करो, काफी ध्यान से देखा करो। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि कौन सी चीज है जो ग्लोबल कॉमन्स नहीं है। तो देखिए, अंटार्कटिका है कि नहीं है, तो अंटार्कटिका बिल्कुल है, ओशन फ्लोर वो भी है, आउटर स्पेस वो भी है, लेकिन क्या फॉरेस्ट ग्लोबल कॉमन्स है, तो वो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए भारत है, क्या है, भारत, तो भारत का कोई वन है तो क्या उसके ऊपर अमेरिका अधिकार जमाता है, तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो फॉरेस्ट आपका हो गया वो ग्लोबल कॉमन्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड द यूएनएफसीसी, जो यूनाइटेड नेशन की जो एक शाखा है उसके बारे में बताना है आपका। तो ये जो आपका है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट को लेकर के ये शाखा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। तो हम किस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन है, 5 वाले ही, बट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है आपका वो है 5 जून। अगला क्वेश्चन है आपका कि द अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। अर्थ समिट बार बार बता रहा था मैं आपको, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, ये सब कहां हुए थे, रियो दी जेनेरियो में ही हुए थे। ये सब एक ही नाम है। रियो दी जेनेरियो कहां पड़ता है भाई आपका, तो ये पड़ता है हमारे ब्राजील में। ठीक है, चलिए, अगला क्या है, द रियो समिट रेकमेंड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपका रियो समिट हुआ था या अर्थ समिट हुआ था या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये तीनों एक ही हैं। इसमें एक लिस्ट बनाई गई थी डेवलपमेंट को लेकर के, तो उसको क्या बोलते हैं। ये सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वही आ गया, डिफाइन ग्लोबल कॉमन्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है। और उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द अर्थ समिट, हाउ फार डिड द समिट प्रूव टू बी यूजफुल, एक्सप्लेन। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ समिट क्या है भाई। तो अर्थ समिट के बारे में आप बताएंगे कि ये रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था और 1982 में हुआ था, और ये किसको लेकर के हुआ था, एनवायरमेंट को लेकर के ही हुआ था। अब इसका पूछ रहा है कि इससे करने से क्या क्या फायदे हुए। तो लोगों में अवेयरनेस आई, लोग जो थे प्रकृति के प्रति जागरूक हुए, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो देश हैं उन लोगों ने एक्ट पारित किए। तो ये सब आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो भी यहाँ पर हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स टू मीट द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि 2016 में आया था। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि हाईलाइट एनी 3 इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इन मूवमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो अब हमें बताना है कि जो आपका एक सेकेंड, अब हमें बताना है कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं उनका क्या रोल है एनवायरमेंट को बचाने में, या फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 3 कोई एनवायरमेंटल आप एग्जांपल दे दीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट को चलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। तो देखिए, इससे क्या होती है, लोगों में अवेयरनेस आती है, पॉलिसी में चेंज करी जाती है, ताकि पृथ्वी में जो भी एनवायरनमेंट को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं उसको तुरंत उस पर ध्यान दिया जाए। और उस पॉलिसी के जरिए, जैसे कि मानिए इंडिया ने एक्ट बनाए बहुत सारे, तो वो नियम ही बनाए ना, तो पॉलिसी में बदलाव किया, तो उसी तरीके से पॉलिसी में चेंज आएंगे,
दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये लोगों में थोड़ा से इसकी भावना जागेगी। और ग्रास रूट पर क्या लिए जाएंगे, एक्शंस लिए जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को बताओगे ना कि भाई सच में हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो नॉर्मल सी बात है लोग जो है इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। और ये 3 मूवमेंट है आपके, चिपको मूवमेंट, अर्थ समिट और पेरिस क्लाइमेट। इसके अलावा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कोई से भी, किसी भी देश का। आप जैसे कि अगर एग्जांपल मैंने आपको कौन सा दिया था, ब्राजील का दिया था। ब्राजील में क्या हुआ था, ब्राजील में अमेज़न के वनों को लेकर के हुआ था, तो वो वाला आप मूवमेंट लिख सकते हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था जिसमें हमने इस चैप्टर को अच्छे से जाना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, इस वीडियो से कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के लिए जो कि इसी बुक का होगा। और अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सही से चलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।